दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। ठीक है, इससे पहले जो 4 चैप्टर है वो करा चुका हूँ और आज की वीडियो में हम करेंगे समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड आता है हमारे पास समांतर। ठीक है, समांतर। तो ये समांतर क्या होता है, इसका मतलब होता है सम प्लस अंतर। एग्जाम्पल ले लेते हैं 100, 80, 60, 40 और ऐसे ही ये श्रेणी चलती रहेगी। अगर इस श्रेणी की बात करें, ठीक है, इसको हम कहते हैं श्रेणी। अगर इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में हम देखेंगे कि सम अंतर यानी कि समान अंतर। तो समान अंतर का मतलब है कि नहीं, दो पदों के बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे 80 और 100 का अगर हम देखें अंतर तो कितना आ रहा है, यहाँ से माइनस के 20 हो रहा है, यानी कि 20 का अंतर आ रहा है। और ऐसे ही यहाँ से अगर देखें तो अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 और 60 का अंतर कितना होगा, यहाँ भी 20 होगा। और यहाँ पर बात करें 60 और 40 तो यहाँ भी 20 होगा। ठीक है, ये होता है अंतर समान। ठीक है, यानी कि समान अंतर, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इनका जो इन दो पदों का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, 20 20 20 सब में आ रहा है, तो यही होती है एक समांतर श्रेणी। इसके अंदर दो पदों में अंतर जो हो वो समान। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 100, 150, 200, 250 और आगे तक चलती रहेगी। अब ये बताना है हम ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको पूरा देखना है। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 100 और 50 का अगर अंतर देखें तो 50 का अंतर आ रहा है, और 150 और 200 का देखें तो 50 का अंतर है, और 200 का और 250 में भी 50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सभी का अंतर समान आ रहा है, अतः ये दोनों क्या है, समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, ये होती है समांतर श्रेणी। अब अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं अच्छे से। देखिए एक श्रेणी ले लेता हूं मैं, यहाँ पर श्रेणी ले लेते हैं 100, 70, 40, 10। ठीक है, और आगे तक ही चलेगी। एक श्रेणी ले ली मैंने, इस श्रेणी में अगर आपको देखिए क्या क्या होता है, ये जो होता है ना, ये 100 जो लिखा है ये होता है इसका प्रथम पद, प्रथम पद। और ये कौन सा होता है, ये होता है द्वितीय पद। और ये होगा आपका तृतीय पद। ऐसे ही ये कौन सा होगा, चतुर्थ पद, पद। ठीक है, अब इनको नाम दिया जाता है, जैसे प्रथम पद को हम कहते हैं A1, ये होता है आपके पास A2, ये होगा A3, A4 और ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, AN तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे पद दे रखे हैं A1, A2, A3, A4 और N तक। अब ये यहाँ बात करते हैं हम, एक नया वर्ड आता है सार्वअंतर। ठीक है, इसको सार्वअंतर बोला जाता है। सार्वअंतर यानी कि होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अब यहाँ पर ये देख लेते हैं समांतर श्रेणियों में। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस को डी बोल देते हैं हम। ठीक, इक्वल टू जो होता है डिफरेंस निकालते हैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करके, यानी कि A2 माइनस A1। अब ये A2 माइनस A1 पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं A3 माइनस A2, या कह सकते हैं A4 माइनस A3, ऐसे ही A5 माइनस A4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, डी होता है सार्व अंतर, यानी किसी का भी अंतर निकालो समान रहता है। कैसे रहता है देखिए करके दिखा देता हूँ आपको। A2 की बात करें, A2 कितना है 70, माइनस A1 की बात करें है 100। ऐसे ही आपके पास A3 है कितना 40, माइनस A2 की बात करें 70। और ऐसे ही आप आगे भी ले सकते हैं, A4 की अगर बात करें तो है 10 और माइनस का है 40, और यहाँ भी ले सकते हैं जो भी लेना चाहें। तो यहाँ से मैं देखूँ 70 और 100 का अंतर कितना आता है, माइनस का 30। ठीक है, 40 और 70 का अंतर कितना आता है, यहाँ भी माइनस 30, और यहाँ भी कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, और आगे भी माइनस 30 आता रहेगा। तो ये जो डी होता है ये होता है क्या, सार्व अंतर, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं प्रथम पद, तो A1 यानी एक देखिए जहाँ पर पदों को गिना जाए वहां पर A1 A2 A3 कहेंगे, और जहाँ पदों को नहीं गिना जाए वहां केवल A ही रहेगा। ये क्या होता है,
प्रथम पद होता है, जो कि कितना दे रखा है हमें 100। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये डिफरेंस हो गया डी। अब यहाँ से अगर एक और बात करें कि जैसे कि अगर हम व्यापक व्यापक रूप देखें इसका, ठीक है, श्रेणी का, यहाँ मैं लिख देता हूँ श्रेणी का व्यापक रूप। श्रेणी को एपी भी बोला जाता है, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का व्यापक रूप। तो अगर एपी का व्यापक रूप देखें तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, प्रथम पद ए होता है, इसके बाद ए में डी को ऐड कर दीजिए, फिर ए प्लस का हो जाएगा 2d, ऐसे ही ए प्लस का हो जाएगा 3d, और लास्ट तक ये चलता रहेगा अनंत तक। इस तरीके से जो होता है ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद होते हैं। अब डी को जोड़ने का क्या मतलब था, देखिए यहाँ पे अगर बता दूं डी का मान हमारे पास कितना आ रहा था, यहाँ कॉमन डिफरेंस जब हमने निकाला था तो कितना, -30 -30 -30 हो रहा था। इस श्रेणी में अगर 100 में से मैं 30 घटा दूं, ये तो ए प्लस डी, यानी कि ए कितना 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30, तो कितना बचेगा 70, तो 70 में से 30 घटा दूं 40, 40 में से 30 घटा दूं 10। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी चलती जा रही है, यहाँ पर इसका व्यापक जो पद होते हैं वो व्यापक पद ये होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब इसके बाद देखिए, ये तो अब आपको सब पता लग गया। अब यहाँ पर अगर बात करें किसी श्रेणी की, जैसे कि एक और श्रेणी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 120, 100, 80, 60, 40 और अनंत तक जाती है, मान लीजिए एक श्रेणी है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या होती है, ए प्रथम पद होता है 120, इस बात को याद रखेंगे। और अगर डी की बात करूं तो डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, जो हमारा दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दो, यानी कि 100 माइनस 120। अब 100 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 120 बड़ा है। ठीक है, अब ये डी जो है, डी जो है सार्वंतर, ये आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर डी का मान। ठीक, तो इतना बेस इसका रहा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम पदों की। अगर इसमें देखें, अगर यहाँ तक हम जाएं, पद क्या होते हैं, पद पद को हम प्रदर्शित करते हैं एन से, इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, टर्म्स बोला जाता है। अब पद क्या होता है, जैसे कोई श्रेणी है, यहाँ पर भी श्रेणी दे रखी है, 1 2 3 4 5 तो पद है, लेकिन आगे के पद नहीं है, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जब अनंत तक जाएंगे तो यहाँ पर हम n पदों की संख्या नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसकी पदों की संख्या अगर निकालनी है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला होता है मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे इसका होता है n वा पद। nवा पद का मतलब है आप n की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे 10वां पद, 11वां पद, 13वां पद, कोई भी लगा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी और 5.2 भी, दोनों इसी फॉर्मूले से होगी। अगर आपने इसका बेस अच्छे से देख लिया ना, तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ ए एन का मतलब क्या है, एनवा पद। ठीक है, ए का मतलब क्या है, प्रथम पद। एन का मतलब इन किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या, और डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसको लगा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो जितना भी बेस था इसका वो मैंने आपको बता दिया। अब लेके चलता हूँ एक्सरसाइज की ओर। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 5.1। ठीक है, 5.1 को देखेंगे। अब इसके जो क्वेश्चन है ना, अच्छे से देखेंगे हम, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तभी आपके माइंड में फिट आएगा। जैसे देखिए 5.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए इसमें बताना है कि ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, पूरा हमें इसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं, हमसे ये क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि अगर हम जो एक तो नियत भाड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, कह रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर पर जाएंगे तो 15 रुपये लेंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद जाएंगे अतिरिक्त, यानी कि देखिए नियत भाड़े की बात करें, नियत भाड़ा,
तो नियत भाड़ा कितना रुपए हो जाएगा इसका? नियत भाड़ा दे रखा है आपको 15 रुपए, यानी कि अगर, और कितने का दे रखा है? 1 किलोमीटर का। नियत भाड़ा 15 रुपए है 1 किलोमीटर का। अगर अब बात करें अतिरिक्त भाड़े की, अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, तो अतिरिक्त कितना देना होगा? 8 रुपया अधिक किराया देना होगा, ठीक है। भाड़ा नहीं होता है, किराया, ठीक है, भाड़े को आप किराया भी लिख सकते हैं। नियत किराया हो गया 15 रुपये, अतिरिक्त किराया कितना हो गया? 8 रुपये। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना हो जाता है। अब ये एपी में है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, सबसे पहले देखिए प्रथम किलोमीटर पर किराया, प्रथम किलोमीटर पर कितना जाता है? 15 रुपये, लिख देंगे 15, ये प्रथम हो गया। अब आ जाता है हम किस पे? द्वितीय किलोमीटर पर किराया। अब द्वितीय की बात करें तो क्या होगा? देखिए 15 रुपये तो हमें देना ही देना होगा, प्लस 8 रुपये और देना होगा, तो 15 और 8 कितना हो जाता है? 15 और 8 हो जाता है 23 रुपये। तो आपके कितना देंगे? 23 रुपये। ऐसे ही अगर बात करें 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर पर किराया, तो 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा? देखिए 23 रुपये तो आपने दिए थे, ठीक है, जो 23 रुपये थे वो तो आपने दिए थे, लेकिन यहाँ पर 23 में और कितने रुपए? 8 रुपये और ऐड करके देने होंगे। तो 23 और 8 कितना हो जाएगा? 23 और 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 8 3 11, 31 हो जाएगा, 31 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद अगर चौथे किलोमीटर की बात करें, चौथे किलोमीटर पर किराया, तो कितना होगा? ये जो 31 आया इसमें 8 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 39 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक एपी बन रही है, ठीक है, और एपी यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है। वो क्या बन रही है? देखिए पहले 15 रुपये था, फिर दूसरे के लिए 23 रुपये, फिर 31 रुपये, फिर 29 रुपये, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब इस पूरी एपी में आप ये बताइए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है? देखिए इन दोनों की अगर बात करें, 23 में से 15 जाएगा, 23 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 8 बचेगा, और इन दोनों का अंतर भी कितना है? 8 है, और इन दोनों का अंतर भी कितना है? 8 है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ श्रेणी का सार अंतर समान है, अतः यह एपी है, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। देखिए, प्रत्येक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक सिलेंडर है, बेलन है, उसके अंदर हवा की मात्रा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है एक बेलन है, उस बेलन के अंदर हवा भरी है, ठीक है, और जब वायु को निकालने वाला पंप जो है वो एक बार में जो निकालता है वो 1/4 भाग निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ मान सकते हैं हम, माना जो आपको दे रखा है बेलन, बेलन में हवा, अगर बेलन में हवा माने तो यहाँ से 1000, अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान लिया, या फिर 1000 मान लो, 1000 है, ठीक। अब यहाँ से 1000 मान लो भरी हुई है, तो प्रथम बार में बेलन कितनी हवा निकालेगा? देखिए यहाँ पे आपसे कहता है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, तो बार प्रथम बार हवा निकालेगा, कितना निकालेगा? जो 1000 है ना, इसका 1/4 निकालेगा। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 150, तो प्रथम बार 150 हवा निकाल देगा। अब यहीं से बात करें द्वितीय बार की, अब जो दूसरी बार हवा निकालेगा वो भी कितनी निकालेगा? अब देखिए, जब पहले कितना था? 1000 था, तो इसने कितनी हवा निकाल दी? 750 निकाल दी, तो शेष हवा कितनी बची? यहाँ निकाल देते हैं। देखिए शेष हवा कितनी बचेगी? शेष जो बचेगा, पहले कितनी थी? 1000 थी, 1000 में से 250 निकल गई, बचा हमारे पास 750। तो द्वितीय बार क्या होगा? 750 का 1/4 निकालनी होगी, तो 750 का 1/4 निकाल लेते हैं। 4 एकम 4 आएगा, 35 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 5,
4 पंजे 20, तो 187.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ देखिए क्या हुआ, श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी ज़्यादा बड़ी बनाने की नहीं है ज़रूरत। देखिए पहले कितना था 1000, फिर कितना हुआ 750, अब देखिए 147.5 है, ये किस में ऐड हो जाएगा, ये 750 हवा थी ना, इसमें से इतनी और निकल गई, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, 750 में से माइनस करेंगे तो 750 में से 187.5 को माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा 5 और 9 2 बचेगा, और 14 में से 8 6 बचेगा, और यहाँ पे आपके बच गए 6 में से क्या 5। ठीक है, तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 562.5, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है 250 का। ठीक है, इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पॉइंट में वैल्यू आ रही है। ठीक है, पॉइंट में कैसे आएगी, 750 में से 750 का और 562.5 का हम अगर निकालें क्या डिफरेंस, तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, और 14 में से 6 गया तो 8, और 6 में से गया 6 में से 5 गया तो, यानी कि इसके बाद आ रहा है 187.5। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ डी का मान अलग अलग है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं होगी। ये आपका सेकंड कंप्लीट। इसके बाद देखिए थर्ड वाले पे वो चलते हैं। तो थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, लागत की बात हो रही है। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखिए यहाँ तो बहुत ईजी हो गया, ये तो होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेटली होगा। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका थर्ड, आपसे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए है, लागत है हमारे पास 150 रुपये, 150 रुपये। अब एक बार में अगर खोदेगा तो 150 रुपये, और अगला मीटर भी खोदेगा ना, यानी कि प्रथम मीटर पर। अब निकाले यहाँ सेकंड मीटर पर, यानी कि द्वितीय मीटर का खुदाई की लागत। तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या कह रहा है, ये जो होगी 50 रुपये बढ़ती जाएगी, यानी कि 150 तो है, इसमें 50 और जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, ऐसे ही थर्ड मीटर की अगर बात करें, थर्ड मीटर की खुदाई की लागत, तो देखिए क्या होगा, पहले 200 हो गई थी लास्ट वाली, इसमें 50 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब और अगर बात करें चौथे मीटर की, फोर्थ मीटर की अगर बात करें, तो फोर्थ मीटर में क्या होगा, जो आपको 250 दे रखा है, इसमें भी क्या करेंगे 50 रुपये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम श्रेणी की, तो श्रेणी कैसी बन रही है, देखिए श्रेणी की अगर बात करें तो श्रेणी बनेगी 150 रुपये। देखिए रुपये में लिख देता हूँ, फिर आएगा आपके पास 200 रुपये, फिर आएगा 250 रुपये, और इसके बाद आएगा 300 रुपये, और ऐसे ही 50 50 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यह है, यहाँ देखिए अंतर तो समान है ना, 150 और 200 का कितना अंतर है, 50, इसका भी 50 और इसका भी 50 है, तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ जो है सार्वंतर जो है समान है, समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वाला पार्ट फर्स्ट का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन,
जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमारे पास कह रहा है कि राशि कितनी है 10,000 की, और कितने की बात कर रहा है 8% वार्षिक। ये टाइम हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपये। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। अब 10,000 रुपये की राशि है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में करता है, यानी कि प्रथम वर्ष कितना होगा 10,000 से 10,000 का 8% निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ष प्रथम वर्ष का ब्याज की बात करें तो देखिए 10,000 है, इसका 8% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 800 रुपये। तो प्रथम वर्ष का हम निकाल लेते हैं क्या, प्रथम वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो मूलधन हमारे पास कितना है 10,000, प्लस का ब्याज आ गया 800 रुपये, तो टोटल कितना होगा 10,800 रुपये हो गया। ठीक है, ब्याज देने के बाद अब आ जाते हैं द्वितीय वर्ष पर। तो द्वितीय वर्ष का ब्याज देखिए कैसे। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि जो पूरी राशि दे रखी है 10,800, इतने पर 8% निकाल देंगे, 8×8 = 64 हो जाएगा और 8×8 हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर निकालेंगे सेकंड, ये यानी कि द्वितीय वर्ष का मिश्रधन, और द्वितीय वर्ष का मिश्रधन कितना आ जाएगा देखिए 10,800 रुपये थे, इसमें 864 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 64, 16 का 6 हासिल 1 और 1, कितने रुपये हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ श्रेणी क्या बन रही है देख लेते हैं। श्रेणी पहले हमारे पास 10,000 रुपये राशि थी, हमने जमा करी, तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन बन गया कितना बना 10,800, और द्वितीय वर्ष का बन गया 11,664। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो कितना है 800, और इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो इनका अंतर बैठेगा आपके पास 864। तो यहाँ देखेंगे, लिख देंगे यहाँ सार अंतर समान नहीं है, यहाँ लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें एपी जो दी हुई है ना, इसके 4 पद लिखने हैं। प्रथम पद ए और सार्वधातक डी निम्नलिखित है, यानी कि प्रथम पद दे रखा है आपको और इनका अंतर दे रखा है 10 है, तो आपको बताना है इसके 4 पद कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है। अगर आपको बताना है पहला पद, तो पहला पद तो आपको पता है ए1 क्या होता है, ए1 होता है जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है 10, तो ये तो आपका आ गया ए1। अब अगर बात करें ए2 की, यानी दूसरे पद की, तो ए2 के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आप अच्छे से याद रखेंगे। जो प्रथम पद होता है ना ए, इसमें आप क्या करेंगे डी को जोड़ दें, अंतर ही तो होता है, अगर डी को अंतर को जोड़ते जाएंगे तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। तो ए प्लस डी अगर करें तो ए का मान कितना है, देखिए यहाँ देख लेते हैं, ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर भी कितना है 10, और 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पद 20। अब अगर बात करें तीसरे पद की ए3 की, तो ये क्या होता है ए का ए प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ डी ऐड किया था, तो अब कितना ऐड करना पड़ेगा 2d। ठीक, 2 और डी, या आप ऐसे समझ लीजिए अगर ए3 निकालना होता है तो ए को तो ए ही लिखेंगे, प्लस जो डी के साथ लिखेंगे वो इसमें से एक कम करके लिखेंगे, जैसे 3 है तो 3 में से एक कम गया तो 2d हो गया। अब ये मान लगा देते हैं, देखिए 10 आएगा ए का मान, प्लस 2 गुणा यहाँ पर कितना मान है डी का 10, तो लगा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20 और दोनों मिलकर हो जाएगा 30। तीसरा पद कितना 30। अब हमें चौथा और निकालना है, तो A4 निकालना है। अभी आपको मैंने बताया है A4 अगर निकालना है, A तो सेम रहेगा A, प्लस D क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 4 में से, तो कितना आएगा 3D। ए का ए बराबर कितना है 10 है, प्लस का प्लस 3 का 3, डी की जगह कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30 और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 40। ठीक है,
तो यहाँ पर चार पद लिखने थे आपको, और चार पद कौन कौन से होगा? पहला पद कितना है? 10, दूसरा है 20, तीसरा 30 और चौथा कितना निकल के आया है? 40। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आपको बस इस फॉर्मूले देखने किस तरीके से लगते हैं। अगर अभी आपने अच्छे से देख लिए तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। अब देखिए a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। हमें निकालना है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना होता है? जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है। तो ये a1 तो कितना आ गया? -2। अगर a2 की बात करें तो a2 में क्या आएगा? देखिए 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि a के साथ कितना आएगा? d। a का मान कितना है? -2 प्लस d करेंगे 0, और 0 को किसी में भी जोड़ दो वो नंबर ही आंसर होता है। आगे आ जाते हैं A3 पर। A3 का मतलब क्या है? A प्लस 3 में से गया 2, तो थ्रू D आएगा। A की जगह तो आ जाएगा -2 प्लस का प्लस 2 का 2, D की जगह कितना आएगा? 0, तो 0 की गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 0 को -2 में जोड़ेंगे कितना आएगा? -2। ऐसे ही निकाल लो A4, यानी A प्लस का आ जाएगा 3D, एक कम करके लिख देते हैं D में। तो ए का मान तो -2 है, प्लस का प्लस 3 का 3, 0, और डी आ गया 0, और 0 में 3 की गुणा करेंगे 0, और 0 को -2 में जोड़ेंगे कितना आएगा? -2। तो इसके अगर हम देखें चार पद, तो पहला पद भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में ए बराबर दे रखा है 4, डी बराबर -3 दे रखा है। ठीक है, देखिए तरीका आपको वही करना है। A1 कितना है? 4, जो दे रखा है वो लिखेंगे। अगर A2 की बात करें, A2 की बात करें तो A प्लस का D होता है, तो A प्लस डी यहाँ पे मैं मान लगा देता हूँ। A का मान कितना है? 4, और प्लस, देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमें प्लस करना है ना यहाँ। A का मान कितना है? 4, हमने ब्रैकेट में लिया, प्लस का प्लस लगाया। D का मान कितना है? -3, तो -3 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट में खोलेंगे, 4 प्लस माइनस 3 का 3, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं A3 की। A3 यानी कि A का A प्लस का प्लस, 3 में से 1 कम किया तो कितना? 2D। A की जगह कितना आएगा? 4 प्लस का प्लस 2 का 2, D की जगह आएगा -3। हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, और 6 में से जब 4 जाएगा बचेगा हमारे पास 2, और वो भी माइनस का। ठीक, आगे बढ़ते हैं A4 की ओर। तो A4 मतलब A प्लस का 3D। ए की जगह आप लगा देंगे, कितना दे रखा है? 4 प्लस का प्लस 3 का 3, डी की जगह -3 दे रखा है। तो हो गया 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9 में से 4 गया बचेगा 5। ठीक, वो भी माइनस का। तो इसके जो चार पद बने वो बने हैं 4, 1, -2 और माइनस का 5। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। अगला देख लेते हैं। ये a इक्वल टू -1 है, यानी कि A1 की वैल्यू तो आपको दे दी -1। अगर A2 निकालना है तो A प्लस का D निकालना होगा। A कितना है? -1, और प्लस D कितना है? 1/2। ठीक, अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और एलसीएम 2। एक आता है उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, जो भी एलसीएम होता है। तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। -2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -1 और बटे में 2। तो ये क्या आ गया? दूसरा पद। ऐसे ही अगर तीसरे पद की बात करें, वो कितना होता है? A प्लस का 2D होता है, यानी 1 की जगह लगाएंगे आप -1 प्लस का प्लस 2 का 2, D की जगह कितना है? 1/2, तो लगा देंगे 1/2, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा -1 प्लस का 1, और जो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अगला निकालते हैं A4, यानी A प्लस का 3D। A की जगह कितना आएगा? A की जगह -1 प्लस का प्लस 3 का 3, D की जगह कितना? माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे यहाँ? देखिए माइनस का बना ऐसे ही, प्लस का प्लस 3/2 हो जाएगा, ये 1 से गुणा भाग कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे इसका 2, इसके नीचे 1 लेकर, तो बचेगा -2 प्लस का 3। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2। तो इसके जो चार पद होंगे बताता हूँ। पहला आएगा -1, दूसरा आएगा -1/2, और तीसरा निकला है 0, और चौथा निकला है प्लस का 1/2। ठीक है, ये इसके चार पद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अगले में आपको दे रखा है यहाँ फिफ्थ पार्ट है, A इक्वल टू है 4,
और डी, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ए इक्वल टू जो दे रखा है -1.25 और डी इक्वल टू जो दे रखा है माइनस का 0.25। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए आसान भी है। पहला पद तो आपको पता है क्या होता है, जो हमें दे रखा होता है -1.25। अगर बात करें हम किसकी, A2 की, A2 का मतलब क्या है, A प्लस का D। A कितना है हमारे पास, माइनस का 1.25 और ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस करेंगे माइनस का 0.25। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1.25 कैसे रहेगा, ब्रैकेट हटा के, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस का साइन लगाओ, दोनों संख्या को जोड़ दो तो हो जाएगा 1.50। ठीक, ये हो गया दूसरा पद। अब अगर बात करें A3 की, A3 यानी A प्लस का 2 और D, ए की जगह लगा देंगे -1.25, प्लस का प्लस, 2 का 2 और डी की जगह आएगा 0.25। पहले हम इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, अब यहाँ गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ एक चीज गड़बड़ हो रही है, यहाँ माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दोनों माइनस में तो माइनस लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.75। तीसरा पद, अब आ जाओ चौथे पर, तो a प्लस का 3D होता है। a की जगह कितना लगाएंगे, माइनस का 1.25 प्लस 3 का 3 इंटू डी की जगह माइनस का 0.25 हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3D की बात हो रही है तो यह हो जाएगा 0.75। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, माइनस का साइन लग जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.0। ठीक है, 2.0 हो जाएगा। तो इसके अगर चार पद की बात करें तो पहला पद तो हो गया माइनस का 1.25 और दूसरा जो पद हो गया, दूसरा पद आया है माइनस का 1.50। तीसरा जो आया है वो आया है माइनस का 1.75। चौथा आया है माइनस का 2.0। ठीक है, ये इसके चार पद हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।